ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, फिटर थ्योरी एमसीक्यू सीरीज जो हमारा चल रहा था सेकेंड ईयर के लिए, उसका जो हम लोग पार्ट 14 सॉल्व करेंगे। कौन सा पार्ट 14? जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहला ये आपको मिल जाएगा globaliti.org के नाम से, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स है, नॉर्मली आपके फोन में दिखाई नहीं देंगे। ऑप्शंस कहां से आएंगे, तो इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा आईटीआई कोर्स का, आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। आईटीआई कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे 3-4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर पे फिटर थ्योरी है, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए, नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आपको सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह ओपन होगा। नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नीचे स्लाइड करेंगे लिखा हुआ फिटर थ्योरी सेकंड ईयर क्वेश्चन बैंक न्यू। यहाँ पे 5 पीडीएफ अपलोड है। एक पीडीएफ में लगभग 50 क्वेश्चन है, मतलब 5 पीडीएफ में 250 क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इनके खास बात यह है कि इन क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि उनके जस्ट नीचे, हर क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर दे दिया है, जिससे आपको मोबाइल फोन वगैरह देखने में, मोबाइल फोन में देखने में दिक्कत ना हो पीडीएफ वगैरह का, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, एकदम डिटेल में हमने पढ़ा है। चारों फिगर भी देखा हुआ है और चारों ऑप्शन के भी बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो इसने क्वेश्चन पूछा है, मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ते ही आपके पास अब तक जवाब आ गया होगा कि इसका क्या सही होना चाहिए। इसीलिए हम लोग चारों ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किस प्रकार की बेयरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ, मतलब एक्सियल लोड के साथ साथ रेडियल लोड। एक्सियल लोड क्या होता है, जो बियरिंग की अक्ष पर या बियरिंग की अक्ष के समांतर लोड लगता है, एक्सियल लोड होता है या थ्रस्ट लोड होता है। और जो बियरिंग के एक्सिस के लंबवत परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है, वो हमारा क्या होता है, वो रेडियल लोड होता है, ठीक है। रेडियल लोड होता है या फिर उसी को जर्नल लोड भी कभी कभी बोल देता है। तो यहाँ पे वही बोला कि एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों कौन सी ऐसी बियरिंग है जो दोनों को साइन कर सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग, ऑप्शन जो डी है, एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग जो होती है, ये वही बियरिंग है। यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, या एंगुलर पे आपका एक एंगल पे जो है यहाँ पे बॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग में क्या होता है कि इसमें यह जो होती है दोनों प्रकार का, एक्सियल लोड और रेडियल लोड, दोनों प्रकार के लोड को सहन कर सकती है। मैंने आपको बताया था कि अगर बॉल बियरिंग सिर्फ है तो रेडियल लोड को सहन करेगी। बॉल बियरिंग का फिगर कौन सा है, तो यह आपको दिख रहा होगा, यह वाला जो यहाँ फिगर दिख रहा है भाई, बॉल जैसा दिख रहा है ना। इसमें क्या है, बॉल भरे हुए हैं तो बॉल बियरिंग हो गया। इसमें बॉल की जगह रोलर हमने ले लिया तो रोलर बियरिंग हो गया। यह भी, यह दोनों किस लिए होंगे, रेडियल लोड के लिए। मेन रूप से यह दोनों रेडियल लोड के लिए होते हैं। हाँ, बॉल बियरिंग वाले में कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप्स को गहरा कर देते हैं। जब ग्रुप्स गहरा कर देते हैं तो यह थोड़ा बहुत एक्सियल लोड भी ले लेता है। कितना ले लेता है, तो यह भी मैंने आपको बताया था कि यह रेडियल लोड का 35% एक्सियल लोड भी सहन कर सकता है। कब कर सकता है, जब हम लोग इसके ग्रुप्स को थोड़ा गहरा कर दें, ठीक है। तो यह तो अलग टाइप का केस हो गया, कुछ इस टाइप से करेंगे तब ना जाकर के वो लेगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पूछ रहा है कि अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड भी, यह नहीं कि कौन ज्यादा कौन कम, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन हम सही नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग में भी क्या होता है, यह दोनों लोड सहन करता है, लेकिन इसमें मेन ये होता है कि यह हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड सहन करता है। जो टेपर रोलर बियरिंग इसमें देख रहे होंगे, सॉरी, टेपर रोलर बियरिंग का फिगर यहाँ नीचे है ना, ये वाला है। यहाँ पे रोलर क्या देख रहे हैं, आगे रोलर का साइज कम है, पीछे रोलर का साइज ज्यादा है। और यहाँ पे जो ग्रुप्स भी कटे हुए हैं, ग्रुप्स भी कैसे हैं, ग्रुप्स टेपर में कटे हुए, क्योंकि रोलर भी टेपर में तो ग्रुप्स भी टेपर में कटेगा। तो ग्रुप्स भी टेपर में काटा गया है और रोलर भी हमारा टेपर में है। एक साइड का क्या है, एक साइड उसका डाया ज्यादा है, एक साइड का डाया कम है, तो एक साइड का डाया ज्यादा है। तो ये हमारा क्या होगा, टेपर रोलर जब यूज कर देंगे तो टेपर रोलर बियरिंग हो जाएगी। इसमें क्या होता है, यार हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए यूज किया जाता है। हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जहां पे रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड ज्यादा लग रहा हो। जब क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि हमें जहां पे रेडियल लोड की अपेक्षा
एक्सियल लोड ज्यादा लग रहा हो तो उस केस में कौन सी बेरिंग यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे टेपर रोलर बेरिंग। या बोले जहां पे हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लग रहा हो वहां पे कौन सी बेरिंग यूज करेंगे, तब भी हम बोलेंगे टेपर रोलर बेरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग कब बोलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको तभी बोलेंगे जब क्वेश्चन में बोला जाए कि कौन सी ऐसी बेरिंग है जो दोनों भार अच्छी थ्रस्ट के साथ आपको रेडियल भार भी उठा सकती है। यह नहीं बोल रहा है कौन सा कम कौन सा ज्यादा, बोल रहा है कि अच्छी थ्रस्ट के साथ मतलब एक्सियल के साथ साथ रेडियल भी उठा ले, तो वह कौन सा वाला है, तो एक्सियल थ्रस्ट के साथ रेडियल भी उठाने वाला एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग है। आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप ध्यान से देखिए इंस्ट्रूमेंट कैसा है। एक बार हम लोगों ने देखा था विशेष जबड़ी वाला, हमारे पास क्या था, विशेष जोड़ी स्लिप गेज यूज करके जबड़े वाला क्लैंप यूज कर रहे थे, क्या वर्नियर की तरह यूज कर रहे थे साइज वगैरह मापने के लिए, उसमें हमने स्लिप गेज यूज किया था। तो बोला जाता कि यह विशेष जबड़े वाला हमारा क्या है, क्लैंप है, जो कि उसमें स्लिप गेज यूज करके हम लोग यूज करते हैं विशेष जोड़ी का। ठीक है, तो उसी तरह से यह भी है, इसमें देखिए क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह हमारे पास कोई यंत्र है और यंत्र के बीच में खांचा कटा हुआ है, और इसमें क्या है, तो देखिए यह एक यहाँ बाहर निकाल कर दिखाया भी गया कि यह स्लिप गेज है, अलग अलग साइज का, एक साइज का यह स्लिप गेज हो गया, फिर इसके ऊपर एक और स्लिप गेज, फिर स्लिप गेज, फिर स्लिप गेज, स्लिप गेज, अलग अलग साइज का, और सब स्लिप गेज पे उसका साइज लिखा होता है, अंकित होता है, या आपको भी मालूम है। तो कई सारे स्लिप गेज को यहाँ पे लगा करके इस यंत्र की हाइट को बढ़ाया गया है। तो अगर यहाँ पे एक नीचे भी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्लिप गेज लगे हुए हैं, तो कितनी ऊंचाई पे है, तो हम क्या करेंगे 6 जो स्लिप गेज है ना, सब पे उनका क्या होगा, मोटाई अंकित होगा। हम उन मोटाई को आपस में जोड़ देंगे, जितना ऊंचाई आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यह देख रहे हैं कि यह स्लिप गेज की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक हाइट गेज ले लिया जिसमें स्लिप गेज लगा दिया, तो स्लिप गेज की मदद से हमने इस यंत्र को हाइट गेज के रूप में बदल लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं मार्किंग कर ले रहे हैं हम लोग, इस जॉब पे क्या कर रहे हैं, स्क्राइबर जिसकी मदद से हम मार्किंग कर रहे हैं। तो यह ऊंचाइयों पे समांतर, मतलब किसी हाइट पे समांतर लाइनें खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए हम लोग हाइट गेज का यूज करते हैं, या किसी जॉब की ऊंचाई को भी इसकी मदद से मापा जा सकता है। तो यह किसका एक तरह से रूप है, तो यह वर्नियर हाइट गेज का, जो ऑप्शन बी है ना वर्नियर हाइट गेज, उसका फिगर यह है। वर्नियर हाइट गेज में क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की तरह स्केल दिया होता है, उसी की तरह इनका लिस्ट काउंट भी 0.02 mm होता है। ठीक है, तो यह वर्नियर हमारा हाइट गेज जो होता है वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पे ही लगभग काम करता है। इसमें स्क्राइबर लगे होते हैं, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, विभिन्न ऊंचाइयों पे समांतर लाइनें खींची जा सकती है, मार्किंग की जा सकती है, या किसी जॉब की ऊंचाई को मापा जा सकता है, इसलिए इसको वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। तो इसी के रूप में हमने इसको ले रखा है, एक विशेष क्या है यहाँ पे क्लैंप है, और इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने स्लिप गेज यूज कर लिया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन देखिए कि जिसमें स्लिप गेज वाला ऑप्शन आ रहा हो, देखिए वर्नियर हाइट गेज, सॉरी डेप्थ वर्नियर गेज, वर्नियर हाइट गेज, क्लैंप हाइट गेज, लास्ट वाला हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। भाई हाइट गेज है लेकिन स्लिप गेज होल्डर के साथ, मतलब स्लिप गेज को पकड़ करके होल्ड करके खुद को हाइट गेज में बदल रहा है, इसलिए कौन से यंत्र हो गया, हाइट गेज हो गया, कैसे हो गया, विथ स्लिप गेज होल्डर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि हाइट गेज है विथ स्लिप गेज होल्डर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए यह क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे आया हुआ है, हमने बताया भी था कि थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में क्या होता है। देखिए यहाँ पे बॉल दिख रहा होगा, यहाँ पे फिगर में क्या दिख रहा है, बॉल दिख रहा है, इसका मतलब बेयरिंग में क्या बॉल लगा हुआ है, तो बॉल बेयरिंग हो गई। और उसमें लोड जो देख रहे हैं, शाफ्ट जो वर्टिकल में है, शाफ्ट कैसे है, वर्टिकल में, और बेयरिंग के एक्सिस पे है। तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है पूरा, इस शाफ्ट का लोड कहां पड़ रहा है, ये बेयरिंग की एक्सिस होगी, और शाफ्ट का लोड भी इसी पे है, मतलब बेयरिंग की जो एक्सिस है और शाफ्ट की एक्सिस सेम है, और बेयरिंग की एक्सिस पे ही का लोड लग रहा है। बेयरिंग की एक्सिस पे लोड लगे या बेयरिंग की एक्सिस के समांतर लोड लगे, दोनों के इसमें कहते हैं हम क्या होता है, तो वह होता है हमारा थ्रस्ट लोड। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हो जाएगा क्योंकि उसके एक्सिस पे ही या उसके थ्रस्ट के समांतर जो एक्सिस के समांतर लोड लग रहा है, तो यह थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हो गई। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था कि यह आपके आटा चक्की वाली जो मशीन होती है उसके वहां नीचे लगा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यह जो लोड है वो वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। यह लोड कैसे है, वर्टिकल में। इसका मतलब थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में जो लोड लगता है वो कौन सा लोड लगता है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। थ्रस्ट लोड तो लग रहा है क्योंकि बेयरिंग के एक्सिस पे लोड लग रहा है, या कह लीजिए बेयरिंग के एक्सिस के समांतर लोड लग रहा है, तो उसको थ्रस्ट लोड बोलेंगे। लेकिन लोड कैसे है, वर्टिकल में है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्टिकल थ्रस्ट लोड। क्या बोलेंगे कि इस पर जो है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग पे वर्टिकल थ्रस्ट लोड लगता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। और एक खास बात इसकी मैंने आपको बताई थी, उस पे क्वेश्चन भी पीछे आया हुआ था कि यह किसी भी प्रकार का, यह किसी भी प्रकार का रेडियल लोड सहन नहीं करता है। क्या नहीं सहन करता है, रेडियल लोड
सहन नहीं करता। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है, तो आप कहोगे यह किसी भी प्रकार का रेडियल लोड सहन नहीं कर सकता है, या इसका क्या है, नुकसान है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस प्रकार की बेरिंग धातु में स्वयं से स्नैक होता है। यह क्वेश्चन मैंने आपको जब जब आपके इस ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होना चाहिए ना, जब जब यह ऑप्शन आपका आया था, मैंने बार बार आपको स्पेशली इसको लिख करके बोल करके बताया था कि यही वो बियरिंग है जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण रखती है नॉर्मल मटेरियल में। और एक सिंथेटिक मटेरियल था, तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग ज्यादातर नायलॉन वाला सही करते हैं। इसका वाला भी मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग उस बियरिंग को क्या करते थे, पोरोसिटी करते हुए, छोटे छोटे छिद्र बनाते हुए स्पंजी टाइप का सिंटरिंग विधि से बनाते थे, जिससे कि वह अधिक मात्रा में अपने अंदर तेल सोख लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, और उसे स्वतः धीरे धीरे क्या करता था, थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज करता रहता था, और अपने आप लुब्रिकेटिंग होती रहती थी। तो किसमें हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था सिंटर डेलॉय। सिंटर डेलॉय बियरिंग होती है जिसके अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है। इसको पोरोसिटी करते हुए स्पंजी टाइप का बनाया जाता है, ठीक है, सिंटरिंग विधि से। व्हाइट मेटल क्या है, तो इसके बाद हम लोगों ने किया था कि जो व्हाइट मेटल होता है यह क्या होता है हमारा, कम भार और कम ताप पे काम करता है, कम भार और कम ताप पे काम करता है। और एक क्वालिटी और इसमें थी कि अगर हम लोग इसमें टीन आधारित वाला, टीन आधारित अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, क्या टीन आधारित व्हाइट मेटल यूज करते हैं, तो वह क्या कहलाता है हमारा, वह हमारा कहलाता था बेबिट मेटल। क्या कहलाता है, बेबिट मेटल कहलाता है। और बेबिट मेटल में क्या होता है, बेबिट मेटल में हमारा लेड होता है, टीन होता है, टीन आधारित है ना भाई, लेड, टीन, कॉपर और एंटीमनी, एंटीमनी होता है, इनको मिलाकर के बेबिट मेटल बनता है। ठीक है, उसके आगे सिंटर डेला हो गया। एल्युमिनियम मिला, तो इसकी बात हुई थी कि जब हार्ड जर्नल की बात होती है, किसकी, जब हार्ड जर्नल की बात होती है, हार्ड जर्नल की बात होती है, तो हार्ड जर्नल के लिए हम लोग एल्युमिनियम एलॉय या हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है ना, हाई लोड के लिए। मुझे याद आ रहा है पिछले पार्ट में शायद मैंने जल्दबाजी में इसको हल्के लोड के लिए बोल दिया था शायद। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार पिछले वाला पार्ट देख लेना। तो हल्के लोड नहीं, जो हमारा एल्युमिनियम एलॉय होता है ना, हैवी लोड के लिए होता है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कैडमियम बेस्ड एलॉय में क्या होता है, जो कैडमियम बेस्ड होता है, तो यह भी मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए हार्ड जनरल समझ में आया ना। शाफ्ट का मैंने बताया था, जो बियरिंग होती है ना, जो बियरिंग होती है हमारी, बियरिंग के अंदर हमारा क्या होता है भाई, बियरिंग के अंदर हमारी शाफ्ट लगी होती है। तो जो बियरिंग के अंदर जितना भाग शाफ्ट का रहता है, बियरिंग के अंदर जितना भाग शाफ्ट का रहता है, वही क्या जर्नल का रहता है। अगर वो जर्नल हार्ड है, तो हार्ड जर्नल के लिए हम लोग एल्युमिनियम एलॉय वाली बियरिंग यूज करेंगे। ठीक है, बियरिंग के अंदर शाफ्ट का जितना हिस्सा रहता है, या कह लीजिए शाफ्ट का जो हिस्सा बियरिंग के अंदर ओवरलैप करता है, या बियरिंग के अंदर जितना हिस्सा शाफ्ट का रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। कैडमियम बेस में मैंने बताया था कि यह क्या होता है, हैवी लोड एंड हाई टेम्परेचर के लिए, हैवी लोड एंड हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग कैडमियम बेस्ड वाला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि ये पहले ही हो चुका था, फिर दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। पूछ रहा सीमित जगहों में किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है, किस बियरिंग का, लिमिटेड और स्पेस, जहां पे सीमित जगह हो, कंजस्टेड स्थान हो, सक्रिय स्थान हो, कंजस्टेड हो, ठीक है, कम स्थान है, या फिर लिमिटेड है, या सीमित जगह कह लीजिए, सब एक ही बात है। तो ऐसी स्थान पर कौन सी बियरिंग यूज करेंगे, जो कम स्थान में सेट हो जाए। मैंने आपको ये चीज भी पहले बता रखी है कि वो हमारा क्या होता है, नीडल बियरिंग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा नीडल बियरिंग, यह फिगर आपको दिख रहा होगा, यह फिगर हमारा किसका है, नीडल बियरिंग का। यही हमारा फिगर किसका है, यही हमारा फिगर नीडल बियरिंग का। नीडल बियरिंग में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रोलर होते हैं इसमें, वो काफी पतले होते हैं। रोलर का व्यास क्या रहता है, यह भी बात हुई थी हम लोगों की कि रोलर का जो व्यास होता है वो कितना रहता है, 2 से 10 mm रहता है। और लंबाई रोलर की जो लेंथ होती है ना, जो लेंथ होती है वो व्यास का 5 से 10 गुना होता है। यह भी बात हम लोगों ने किया था। यह भी बात हुई थी कि नीडल बियरिंग जो होती है, जहां शाफ्ट को शुद्धता में चलाना हो, शाफ्ट को ज्यादा शुद्धता में चलाना हो, ज्यादा शुद्धता में चलाना हो, वहां यूज करते हैं। जैसे कि कहां, हवाई जहाज, जैसे कि हवाई जहाज, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लीजिएगा, हवाई जहाज। ठीक है,
और ये भी बताया था मैंने कि जहां पे कंजेस्टेड स्थान पे, जहां पे सीमित जगह होती है, हाउसिंग में बियरिंग को फिट करने के बाद जगह कम बचती है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, निडल बियरिंग यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें देख रहे हैं यह बियरिंग थोड़ी पतली होती है, ठीक है, तो आसानी से सेट हो जाती है। जहां पे ज्यादा ही कमी हो जाए जगह की, बहुत ही कम स्पेस हो, तो ऐसे जगहों पे इसमें ये भी एक सिस्टम होता है कि जो नीचे इनर रेस है, अपर रेस सॉरी आउटर रेस रहेगा, इनर रेस को हटा दिया जाता है। आउटर रेस हाउसिंग में फिट हो जाएगा, कहां फिट हो जाएगा, हाउसिंग में फिट हो जाएगा, और जो इनर रेस हटा देते हैं, इनर रेस की जगह डायरेक्ट हमारे शाफ्ट इसके अंदर डाल दी जाती है, तो इसके जो रोलर होते हैं वो डायरेक्ट शाफ्ट से संपर्क करने लगते हैं। तो इस तरह से और जगह में हमारी कमी आ जाती है कि यह कम स्थान घेरती है, ठीक है। चलिए, थ्रस्ट बॉल बियरिंग क्या है? थ्रस्ट बॉल बियरिंग ये वाला फिगर है, अभी हमने पीछे बात भी किया था कि थ्रस्ट बॉल बियरिंग में जो लोड लगता है वो वर्टिकल थ्रस्ट लोड लगता है, और यह सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल थ्रस्ट लोड ही लेती है, और किसी प्रकार का कोई रेडियल लोड नहीं लेती है, किसी भी प्रकार का कोई रेडियल लोड नहीं लेता है। टेपर रोलर बियरिंग में क्या होता है भाई? तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह टेपर रोलर बियरिंग का है, ठीक है। रोलर कैसे हैं टेपर में, अभी हमने पीछे इसके बारे में बात किया ही था भाई। टेपर रोलर बियरिंग है, रोलर टेपर में रहेंगे। ये कहां यूज किया जाएगा? तो जहां पे रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल या थ्रस्ट लोड, एक्सियल थ्रस्ट लोड ज्यादा लग रहा हो, या फिर जहां पे हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लग रहा हो, वहां पे हम लोग टेपर रोलर बियरिंग यूज करते हैं। एंगुलर कांटेक्ट वाला कहां यूज करते हैं? तो इसकी भी बात हुई थी कि जहां क्वेश्चन में सिर्फ ये बोले कि कौन सी ऐसी बियरिंग है जो एक्सियल लोड के साथ साथ, या कह लिए रेडियल लोड के साथ साथ एक्सियल लोड को भी सहन कर सकती है, एक्सियल थ्रस्ट लोड को भी सहन कर सकती है, तो हमारी बियरिंग कौन सी हो जाती है? एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आप लोग सामने की कौन सी बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी है इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सी बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होती है ना, तो मैंने आपको बताया था कि लोडिंग के आधार पे हमारी बियरिंग दो टाइप की थी। हमारी बियरिंग कितने टाइप की थी? दो टाइप की थी। एक था कि जो हमारा लोड पड़ रहा है, जो हमारा लोड पड़ रहा है वो बियरिंग के एक्सिस के लंबवत हो। लोड कहां लग रहा हो? बियरिंग के एक्सिस के लंबवत लग रहा हो, तो परपेंडिकुलर हो, समकोण पर हो, तो वह हमारा कौन सा होता? तो वह हमारा रेडियल लोड या जर्नल लोड कहलाता था। क्या कहलाता था? रेडियल लोड या फिर जर्नल लोड भी बोलते थे, इसलिए मैं दोनों का नाम लेता था। कभी कभी रेडियल को जर्नल लोड लिख देता तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो यार रेडियल बियरिंग या जर्नल बियरिंग में होता है, जिसमें क्या होता है, जो लोड लगता है हमारा, रेडियल बियरिंग या जनरल बियरिंग, जो लोड हमारा लगता है वह बियरिंग के एक्सिस के समकोण पर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। जो बियरिंग के एक्सिस के समांतर लगे, जो बियरिंग की एक्सिस, जैसे यहाँ बियरिंग की एक्सिस होगी और उसी के समांतर या बियरिंग के एक्सिस पे या बियरिंग के एक्सिस के समांतर लोड लगता है, वो हमारा कौन सा होता है? तो वो हमारा थ्रस्ट लोड होता है, या थ्रस्ट बियरिंग कह सकते, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, पहला क्या? थ्रस्ट बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग देखिए, थ्रस्ट बियरिंग का यह ऑप्शन है। और थ्रस्ट बियरिंग में क्या होता है? देखिए शाफ्ट हमारी खड़ी अवस्था में है, और यहाँ पे जो लोड लगता है हमारा बियरिंग के, भाई ये बियरिंग भी इसी के साथ है, ये हमारी बियरिंग है जो कि हाउसिंग में फिट है, इसके बाहर हाउसिंग है, यह हमारी बियरिंग है जो हाउसिंग में फिट किया गया है, ठीक है। तो यह बियरिंग की जो एक्सिस होगी, भाई जो बियरिंग की हमारी एक्सिस होगी ना, या बियरिंग की एक्सिस होगी इसी भी, और वही एक्सिस हमारे शाफ्ट की भी आ जा रही है, तो बियरिंग की एक्सिस पे ही शाफ्ट का भी लोड लग रहा है, या बियरिंग की एक्सिस के समांतर शाफ्ट का लोड लग रहा है, इसलिए हमारा क्या? थ्रस्ट बियरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रस्ट बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये वर्टिकल लोड लग रहा है, देख लीजिए। और जर्नल बियरिंग तो मैंने बताया था, जर्नल वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल भी कहते हैं, ठीक है। तो बियरिंग के एक्सिस के जब हमारा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पे क्या, यह दोनों साइड जो लाइनिंग खींची हुई है हाउसिंग हो गया, जो ब्लैक कलर का हिस्सा है हमारा बियरिंग हो गया, और बियरिंग में ये हमारा क्या डाल दिया गया? शाफ्ट डाल दिया गया। अब शाफ्ट का जो लोड, ये भाई ये बियरिंग की एक्सिस हो गई, और शाफ्ट का लोड नीचे को लग रहा है ना भाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल में शाफ्ट है, शाफ्ट का लोड यहाँ नीचे को लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है, कैसे? एक्सिस हो गया, और एक्सिस के लंबवत लोड लग रहा है हमारा, एक्सिस के लंबवत लोड लग रहा है। तो इसका मतलब जो जर्नल बियरिंग या रेडियल बियरिंग होती है, इसी में क्या होता है? जो हमारा लोड लगता है बियरिंग एज के समकोण पे लगता है, लंबवत लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता रहा था कि शाफ्ट का, जैसे देखिए ये लंबी सी शाफ्ट है ना, शाफ्ट के यहां से लेकर के यहां तक इतना हिस्सा क्या है? बियरिंग के अंदर है, फ्रिक्शन बियरिंग है, जितनी भी सब फ्रिक्शन बियरिंग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं शाफ्ट का यहां से लेकर के यहां तक हिस्सा बियरिंग के अंदर है, जो ओवरलैप कर रहा था। तो बियरिंग के अंदर जितना शाफ्ट का हिस्सा होता है, इस पूरे हिस्से को हम लोग जर्नल बोलते हैं। इस पूरे हिस्से को क्या बोला जाता है? जर्नल बोला जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो एल्युमिनियम मिला हुआ होता है, तो जिसका जर्नल कठोर हो,
जब हार्ड जर्नल होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो बियरिंग बनाते हैं वो एल्युमिनियम मिला के, मतलब शाफ्ट का जो हिस्सा बियरिंग के अंदर रहने वाला अगर वो हार्ड हो, अगर हार्ड जर्नल हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, या जो बियरिंग बनी हुई है ये एल्युमिनियम मिला के बनाई जाती है। यही मैंने पीछे आपको बताया था। चलिए सॉलिड बियरिंग क्या है, तो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, देखिए सॉलिड बियरिंग है, क्योंकि इसमें जो बियरिंग है पूरा एक ही टुकड़े में, एक ही भाग में सॉलिड बियरिंग, इसके अंदर शाफ्ट चला जाएगा। और यह आपको मालूम है, मैंने बताया था, यह जो बियरिंग होती है यह हाउसिंग में फिक्स होती है, यह घूमती नहीं, बियरिंग नहीं घूमेगी, बियरिंग हाउसिंग में फिक्स होती है। जो शाफ्ट होता है वह इसके अंदर जाता है और घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, तो इसीलिए हमारा धीरे धीरे फिर बियरिंग घिस जाती है, तो इसको बदल करके फिर नया लगाना पड़ता है। तो सॉलिड हो गया। स्प्लिट में क्या होगा, स्प्लिट में दो भागों में रहेगी। यह फिगर हमारा स्प्लिट बियरिंग का है, देखिए आधा भाग दिखाया गया। इस बियरिंग में क्या होता है, इसके ऊपरी सरफेस पे कॉलर भी बना होता है स्प्लिट वाले में। आज तो आधी कटी हुई वहां पे पूरा दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए आधी कटी हुई दिखाई जाएगी, मतलब दो भागों में विभक्त है। तो स्प्लिट बियरिंग और इसके ऊपरी भाग पर, ऊपरी सरफेस पे क्या किया गया है, कॉलर भी बना हुआ है, तो हमारा स्प्लिट बियरिंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, किस प्रकार के बियरिंग में घिसाव समायोजन का प्रावधान है। Which type of bearing has provision for wear adjustment? मतलब ऐसी कौन सी बियरिंग है जो थोड़ी बहुत घिस जाए तब भी उसको एडजस्ट करके यूज किया जा सके, क्योंकि जो बियरिंग घिस जाती है तो उसको बदलना पड़ता है। लेकिन कुछ बियरिंग ऐसी होती है जो घिसने के बाद भी उसको हम लोग यूज कर पाते हैं, वियर एडजस्टमेंट, मतलब घिसाव को भी एडजस्ट करके फिर से यूज कर पाते हैं। तो वो कौन सी बियरिंग है, ये देखिए नया टॉपिक आया थोड़ा सा यहाँ पे। बाकी ऑप्शन तो जानते होंगे, लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन देखिए नाम क्या, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि वियर एडजस्टमेंट हो, तो आप एक तो नहीं भी जानते हो तो यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो लगा लोगे कि भाई यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा विच टाइप ऑफ बियरिंग है प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, और क्वेश्चन में भी, सॉरी ऑप्शन में भी एडजस्टेबल दिख रहा है और क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। कैसे होता है, ये फिगर देखिए आप, ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं कि यह हमारा क्या हो गया, हाउसिंग हो गया, हाउसिंग में यह बियरिंग लगी हुई है और बियरिंग में यह शाफ्ट है। तो इसमें जो हाउसिंग होता है ना, हाउसिंग में टेपर होल होता है। हाउसिंग में क्या होता है, हाउसिंग में टेपरित होल होता है, ठीक है। और इसमें हमारी बियरिंग लगाई जाती है। मान लीजिए हमारा क्या, हाउसिंग में हमारा टेपर होल है, ठीक है। अब हमारी पहले बियरिंग यहाँ आगे रही होगी, हमारा काम बढ़िया चल रहा था, बियरिंग घिस गई, बियरिंग घिस गई तो लूज हो जाएगी। तो टेपर होल, हाउसिंग में कैसा छेद है, हाउसिंग में टेपर होल है, और इसके आगे लगा होता क्या, इस बियरिंग के आगे हम लोग लगाते हैं ये रिंग नट, स्लॉटेड रिंग नट, ये रिंग नट है, ठीक है। नट वाला जब हम लोग शुरू में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आ रहा होगा, मैंने बताया था कि जो स्लॉटेड रिंग नट या जो रिंग नट होता है, इसके क्या होता है, परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं, और इसका यूज किया जाता है बड़े साइज के बोल्ट के लिए, बड़े साइज के बोल्ट के लिए, या फिर हम यूज करते हैं बियरिंग स्लीव पर। दोनों चीजें मैंने बताई थी, बड़े साइज के बोल्ट या बियरिंग स्लीव पर हम लोग स्लॉटेड रिंग नट यूज करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, स्लॉटेड रिंग नट है। तो अब यहाँ पे बियरिंग के साथ में स्लॉटेड रिंग नट लगा होता है। तो जब मान लीजिए बियरिंग है थोड़ा घिस गई, हल्की छोटी हो जाए, घिस गई, तो अब ये अंदर कैसे जाएगा, तो इसके आगे हमारा स्लॉटेड रिंग नट होता है। हम रिंग नट को टाइट करेंगे या बियरिंग फिर थोड़ा सा खिसक करके अंदर आएगी, क्योंकि टेपर में होल है तो पीछे होल थोड़ा पतला पड़ेगा, फिर यहाँ बियरिंग टाइट हो जाएगी, फिर से इस काम करने। फिर मान लीजिए बियरिंग घिस गया, फिर रिंग नट को टाइट करेंगे, फिर ये थोड़ा अंदर को खिसक जाएगी, ठीक है। तो अंदर खिसक जाएगी, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, टेपर में होल है तो यहाँ पीछे आके फिर टाइट फिट हो जाएगा, फिर हमारा काम चलता रहेगा। तो मतलब जब बियरिंग हमारी घिस रही हो तो किसमें वियर एडजस्टमेंट का प्रावधान किया गया था, वो हमारे पास एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग थी। ये रिंग नट के द्वारा इसको स्लाइड कर करके पीछे खिसकाते जाते हैं घिसने पर, ठीक है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग क्या है, यह मैंने आपको बता रखा है। ये वाला फिगर आपका जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग का है, ये वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेती है, किसी भी प्रकार का कोई रेडियल लोड नहीं लेती है। टेपर रोलर बियरिंग की भी हम लोग की बात हो चुकी है। यह फिगर जो है इसमें जो रोलर रहता है टेपर में रहता है, टेपर रोलर बियरिंग कहते हैं। यह जो होता है रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड जहां पे अधिक लग रहा हो वहां पे इसको यूज किया जाता है। जनरली नॉर्मली बात किया जाए तो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए, कई बार हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए। सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग में क्या होता है, तो ये वाला जो फिगर है ये भी थोड़ा सा नया आपको दिख रहा होगा, ये फ्रिक्शन बियरिंग का। दो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दो ऑप्शन, जो ऑप्शन ए था और ऑप्शन डी था। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी फ्रिक्शन बियरिंग के उदाहरण थे, और बी और सी वाला हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के थे। तो सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग, देखिए कभी भी देखिए यहाँ पे शाफ्ट दिखाया गया ना कि ये हमारी बियरिंग होगी ब्लैक वाला हिस्सा, और इसके अंदर व्हाइट वाला जो शाफ्ट डाला गया। तो कभी भी जो बियरिंग की एक्सिस है और शाफ्ट की एक्सिस है, बियरिंग की एक्सिस शाफ्ट की एक्सिस बिल्कुल एक क्या होनी चाहिए, सीध में होनी चाहिए। बियरिंग की जो एक्सिस होगी और शाफ्ट की एक्सिस दोनों बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए, अलाइंड होने चाहिए, तभी हमारा जो है शाफ्ट वगैरह मशीन वगैरह सही से काम करेगी। नहीं अगर थोड़ा भी टेपर होगा तो क्या होगा, एक तो बियरिंग में टूटने की संभावना रहेगी और बियरिंग एक साइड ज्यादा गिर जाएगी और बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे यह देखिए, यह इसका सेंटर हो गया ना,
ये हमारा क्या हो गया, शाफ्ट का सेंटर हो गया, और ये हमारी बियरिंग है। तो बियरिंग और शाफ्ट का दोनों का सेंटर क्या बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, मतलब दोनों एकदम एक सीध में आए तभी सही काम करेंगे। अगर मान लीजिए क्या हो जाए, थोड़ा टेपर हो जाए कि भाई बियरिंग का एक्सिस ये है और शाफ्ट की एक्सिस ऐसे टेपर में आ रही है, तो अगर शाफ्ट अगर आप ऐसे इसमें टेपर में लगाओगे तो क्या वो कभी टाइट हो पाएगा, यहाँ टकरा जाएगा लेकिन सही से उस पर जाएगा नहीं, और यहाँ उल्टे बियरिंग में उल्टा घिसाव कर देगा, बियरिंग में तोड़ फोड़ कर देगा। तो वही दे रहा है कि जब भी हम लोग बियरिंग वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बियरिंग की जो एक्सिस है और शाफ्ट की जो एक्सिस है बिल्कुल एक सीध में हो, अलाइंड हो, और ये काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए एक बियरिंग ऐसी भी बनाई गई थी जैसे सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग। इस बियरिंग में क्या हो रहा है, सेल्फ अलाइंड, जो थोड़ा बहुत अगर मिस अलाइनमेंट है ना तो उसको खुद से एडजस्ट करके सेल्फ अलाइन कर देगा, जैसे इस बियरिंग में है। तो वही देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए जगह दी हुई है। मान लीजिए क्या है, हमारा सीधा हमारा यहाँ पे होना चाहिए, पर इसकी जगह अगर शाफ्ट का जो हमारा एक्सिस है वो थोड़ा सा ऐसे टेपर में चला जाए तब भी एडजस्ट कर लेगा, या फिर थोड़ा इधर से ऊपर को टेपर में चला जाए, मतलब हमारे शाफ्ट क्या ऐसे टेपर में हल्का टेपर में हो जाए तब भी उसको खुद से एडजस्ट करके अलाइन में ला लेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग कहते हैं, ठीक है। ये वाला फिगर था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए, इस कुंजी के प्रकार को नाम दे। यहाँ पे एक की दिखाई गई है और इसका पूछ रहा है ना यह कौन सा हमारा की है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे की हमें इस टाइप से दिखाया गया ना, यह की है हमारे पास, ठीक है। कैसी है, आधा चंद्रमा की तरह ना उड्रप की, इसको क्या बोला जाता है, उड्रप की बोला जाता है। इसमें जो होता है जो हमारे शाफ्ट होते हैं, देखिए टेपर शाफ्ट पे, या शाफ्ट देखेंगे तो यहाँ पे टेपर भी है। तो जनरली कई बार ये भी पूछ लेता है कि टेपर शाफ्ट पे कौन सी की यूज की जाती है, तो टेपर शाफ्ट पे हम लोग उड्रप की को यूज करते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल में, बाइक वगैरह में, ऑटो मोबाइल में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उड्रप की का यूज करते हैं, या टेपर शाफ्ट हो तो उड्रप की का यूज किया जाता है। इसमें खुद से थोड़ा एडजस्ट करने की इसमें क्षमता होती है, मतलब खुद से एडजस्ट हो जाता है। टेपर शाफ्ट यही तो है, टेपर शाफ्ट है तो उसमें अपने आप को, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टमेंट की भी कई जगह बोला जाता है, क्या सेल्फ एडजस्टेबल की भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें खुद से थोड़ा सेल्फ खुद से ये एडजस्ट करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, उड्रप किया, और इसमें क्या होता है जो नीचे वाला हिस्सा, देखिए नीचे वाला हिस्सा क्या अर्धवृत्ताकार है, तो जो शाफ्ट में खाचा काटा जाएगा अर्धवृत्ताकार खाचा काटा जाएगा, और जो हब होता है तो ऊपर हिस्सा दिख रहा है आयताकार, तो हब में आयताकार खाचा काटा जाता है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यह हब में आयताकार खाचा काट करके दिखाया गया है, जबकि शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खाचा काटा गया है। तो शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार और हब में आयताकार खाचा काटा जाता है। यह कौन सा फिगर दे रखा था, यह दे रखा उड्रप की का फिगर, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भाई। कौन सी की है, उड्रप की है। फीदर की क्या होता है, तो यह जो इसके नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह जो हम लोग फिगर ले रखे हैं, यह फीदर की का है। फीदर की हमारी इस टाइप से पैरेलल की होती है, एक तरह की फीदर की पैरेलल की होती, कोई भी इसमें टेपर नहीं होता है। इसके कभी कभी प्लेन वाला भी होता है, कभी कभी इसके आखिरी हिस्से को गोलाई में ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो दो होल बने होते हैं, क्या बने होते हैं, होल बने होते हैं। होल किस लिए बना होता है, होल इसलिए बना होता है कि हम इसमें स्क्रू लगा करके इसको शाफ्ट पे स्क्रू की मदद से टाइट कर देते हैं, जिससे कि एक जगह व्यवस्थित हो जाए, इधर उधर नहीं लेना, ठीक है। तो स्क्रू की मदद से इस होल में डाल करके शाफ्ट पे इसको टाइट कर दिया जाता है। इसमें फायदा क्या, तो देखिए बाकी जो फीदर की है या जी बेड की है या फ्लैट सैडल की है, यह सब टेपर में रहती है। और इनमें होता क्या है, इनमें ये होता है भाई कि जब हमारी इस पे पुली या गियर लगाया जाता है, जब शाफ्ट पर पुली या गियर लगाया जाता है तो वह उसकी सापेक्ष गति भी जाम हो जाती है और एक्सियल मोशन भी जाम हो जाता है। अच्छी गति मतलब वो शाफ्ट पे, अगर आपने शाफ्ट पे की को लगा करके पुली या गियर को हब को चढ़ा दिया आपने, तो वो हमारा क्या होगा, फिर आगे पीछे खिसकेगा नहीं, जाम हो जाएगा। तो मतलब यह जो बाकी तीनों की है सब क्या करती हैं, यह सब हब को, हब का मतलब पुली या गियर को शाफ्ट के ऊपर सापेक्ष गति भी उनकी रोक देती है, सापेक्ष गति के साथ साथ एक्सियल मोशन को भी रोक देती है, मतलब इधर तो खिसकता भी नहीं है शाफ्ट पे, एक्सियल मोशन को भी जाम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जबकि हमारा फीदर की में क्या होता है, फीदर की जो होती है हमारी, यह शाफ्ट और शाफ्ट पर पुली या गियर के सिर्फ अच्छी गति को, सापेक्ष गति को, सॉरी सिर्फ सापेक्ष गति को, शाफ्ट और पुली को एक दूसरे के साथ जाम कर देती है, मतलब सापेक्ष गति को रोक देती है, लेकिन थोड़ा एक्सियल मूवमेंट होने देती है। मतलब इस पे हम पुली या गियर को इधर उधर खिसका सकते हैं, इस पे पुली या गियर को क्या कर सकते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं, मतलब एक्सियल मोशन की अनुमति देती है और सापेक्ष गति को रोक देती है। इसका मेन यही थोड़ा सा होता है कि यह एक्सियल मोशन होने देती है, क्या करती है, एक्सियल मोशन
अच्छी गति होने देती है। हालांकि ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है और हम लोगों ने बात भी कर लिया इसके बारे में, ठीक है। इसको सापेक्ष गति को रोक देगी, सापेक्ष गति रोक देगी, लेकिन एक्सियल मोशन होने देगी, सापेक्ष गति रोक देगी। तो बाकी जो हमारी की है वह सब सापेक्ष गति और एक्सियल मोशन दोनों को रोक देते हैं, लेकिन ये जो फीदर की है ये सिर्फ और सिर्फ सापेक्ष गति को रोकती है, एक्सियल मोशन को होने देती है। मतलब हम इस पर पुली या गियर को इधर उधर शाफ्ट पे खिसका सकते हैं। जी वेट की क्या है, तो देखिए यह है हमारा, एक की वेट की है, की वेट की में क्या होता है, तो देखिए यह की, यह क्या है, यह शाफ्ट है हमारा, यह शाफ्ट है, और यह इसके ऊपर क्या है, पुली है, जिसे हब कहते हैं। हब का मतलब पुली या गियर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शाफ्ट है, पुली या हब या गियर हो गया। देखिए शाफ्ट में भी यहाँ खांचा कटा हुआ है और यहाँ ऊपर हब में भी खाता, दोनों में खाता कटा हुआ, इसलिए जो की है आधा शाफ्ट के अंदर आधा हब के अंदर चली जाती है, ठीक है। और यह वाला जो हिस्सा इसका बना हुआ है, ऐसे उभरा हुआ लगता है, इसी को हम लोग गिव कहते हैं। क्या कहते हैं, गिव कहते हैं। इसकी मदद से इस की को लगाना और निकालना आसान होता है, इसीलिए जहां पर की को आसानी से लगाना निकालना हो, या कह लीजिए जहां पे बार बार पुली को लगाने और निकालने की जरूरत पड़ती है, ऐसी जगह पे इस टाइप की लगाया जाता है, क्योंकि इस की को इस गिव हेड की मदद से लगाना और निकालना आसान होता है। फ्लैट सैडल की क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है, या फ्लैट सैडल की है। सैडल की में जनरली दो होता है, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की, ठीक है। बाकी जो की है जैसे फीदर की, उड्रप की, जीवेट की, इन की में क्या होता है कि सब की के लिए क्या होगा, आधा खांचा शाफ्ट में कटा होगा, आधा हब में कटा होगा, पुली या गियर में, ठीक है। आधा शाफ्ट और आधा हब में कटा होगा। लेकिन फ्लैट सैडल की में क्या होता है, खांचा सिर्फ और सिर्फ हब में काटा जाता है। हब का मतलब क्या, पुली या गियर में ही काटा जाता है। शाफ्ट में किसी भी प्रकार का खांचा नहीं काटा जाता, किसमें, सैडल की में। तो ये दो टाइप होता है, एक फ्लैट वाला होता है और एक सैडल होता है। फ्लैट वाले में क्या होता है, अब चूंकि भाई शाफ्ट में तो कोई खांचा कटा नहीं है, तो अगर हमारी जनरली देखा जाए शाफ्ट ऐसे गोल है, शाफ्ट कैसे है, शाफ्ट हमारे इस टाइप से गोल है, और इस पर अगर हम लोग की को रखना चाहे तो की ऐसे हो जाएगी, तो भाई की का बैलेंस नहीं बनेगा ना। इस पे की बैठे कैसे, खांचा कटता था तो खांचा के अंदर की चली जाती थी, अब इसका बैलेंस कैसे बने, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट सैडल की में यहाँ पे शाफ्ट को थोड़ा देखिए यहाँ पे घिसा गया, शाफ्ट को घिस देते हैं जिससे की को बैठने के लिए स्थान मिल सके। तो ये देखिए पूरा पैरेलल की है नॉर्मल, तो ये फ्लैट सैडल की हो गया। तो इसके लिए क्या देखिए, ऊपर हब में खांचा काटा गया, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं। तो फ्लैट सैडल की वही की होती है जिसमें शाफ्ट में कोई भी खांचा ना काटा जाए, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा काटा जाता है और शाफ्ट पे की को बैठने के लिए थोड़ा सा घिस दिया जाता है। ये फ्लैट सैडल की होगी। हॉलो सैडल की में क्या होता है, तो हॉलो सैडल की में शाफ्ट पर की को बैठने के लिए घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारी की होती है ना, जैसे ये की नॉर्मल है, पूरा एकदम आयताकार है, उसमें क्या करते हैं, की के निचले हिस्से में ही हम लोग क्या करते हैं, की के इस टाइप से जो हमारा की रहेगा ना, की के निचले हिस्से में जैसे हमारा शाफ्ट का वक्र भाग हो, वैसे इसमें भी वक्र भाग बना देते हैं की के निचले हिस्से में। बाकी ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही नॉर्मल रहता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो अब देखिए, अब हमें शाफ्ट पे बैठने के लिए जगह नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे शाफ्ट पे वक्र भाग है वैसे की के अंदर भी वक्र भाग है, तो आसानी से इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो ये हमारा हॉलो सैडल की होता है। और यह जो दे रखा था यह फ्लैट सैडल की, जो क्वेश्चन में दे रखा था कौन सा दे रखा है, फ्लैट सैडल की दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, बाल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। बाल बियरिंग का कौन सा ऐसा हिस्सा है, बाल बियरिंग का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है, बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है, ठीक है। देखिए हमें मालूम है कि जनरली होता क्या है, जो हाउसिंग होती है, क्या होता है हमारे पास, जो फाउंडेशन होगा इसको क्या किया जाएगा, उसमें टाइट कर दिया जाएगा, फाउंडेशन में होल बना होगा, किसमें, यह हाउसिंग हो गया हमारा। हाउसिंग के अंदर क्या होगी, बियरिंग होगी। तो बियरिंग हमारी कहाँ होगी, तो बियरिंग इसके अंदर यहाँ आकर के जाम हो जाएगी, बियरिंग, ठीक है। यह आउटर रेस हो गया, आउटर रेस हो गया, और फिर यह हो गया हमारा इनर रेस, और बीच में क्या होंगे, बॉल होंगे। यही होता है। देखिए भाई इसमें क्या है, यह आउटर रेस है, आउटर रेस। यह वाला क्या है, जो अंदर वाला हिस्सा है हमारा, यह इनर रेस, इनर रेस। और बाकी ये जो गोल गोल दिख रहे छर्रे जैसे बॉल हो गए हमारे, बॉल जैसे दिख रहे बॉल। तो इन बॉल को अलग रखने के लिए देखेंगे तो यहाँ बीच बीच में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे दिख रहा है, पीतल के कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सब क्या है, ये ऐसे ऐसे बने हुए जुड़े रहते हैं। ये क्या करते हैं, बॉल पे एक दूसरे से बराबर दूरी पे बनाए रखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहते हैं अब बाल केज। क्या बोला जाता है, बाल केज, या फिर सेपरेटर, सेपरेटर, या फिर रिटेनर,
या किसके बने होते हैं, तो बॉल के सेपरेटर या रिटेनर जो होता है या प्लास्टिक का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। देखिए ये इनर रेस, तो देखिए ये इसका इनर रेस हो गया। आउटर रेस, तो आउटर रेस देख रहे हैं या क्या है, या हाउसिंग के साथ फिक्स हो जा रहा है, प्लम्बर ब्लॉक या हाउसिंग के साथ या फिक्स हो जा रहा है। बीच में रोलर है और शाफ्ट कहाँ होगा, शाफ्ट इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। शाफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये इसकी साइज का रहेगा, बिल्कुल इसमें टाइटली फिक्स हो जाएगा। शाफ्ट इसके अंदर फिक्स हो गया और इसका बाहरी जो आउटर रेस है या हाउसिंग के साथ फिक्स हो गया। कह रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं घूमता है, तो देखिए जब शाफ्ट घूमेगी, हमारा शाफ्ट इसके साथ एकदम टाइटली फिक्स है, तो जब शाफ्ट घूमेगा तो यह इनर रेस भी शाफ्ट के साथ घूमेगा, इस किस पे, इस बॉल के सहारे। बॉल भी घूमेगी और इनर रेस भी घूमेगा, बॉल के सारे यहाँ घूमेगा, क्योंकि भैया हमारे शाफ्ट क्या है, शाफ्ट इनर रेस में टाइटली फिक्स है, तो जब शाफ्ट घूमेगी तो शाफ्ट इसके अंदर फिक्स है, तो इस इनर रेस को भी घुमा देगी, इनर रेस को घुमाएगी, ये बॉल भी घूमेंगे। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा हिस्सा हमेशा घूमता नहीं है, तो जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा आउटर रेस, आउटर रेस क्या है, आउटर रेस हाउसिंग के साथ फिक्स है। आउटर रेस कहाँ है, देखिए आउटर रेस या हाउसिंग के साथ फिक्स है, तो आउटर रेस नहीं घूमेगा, या बिल्कुल इसमें फिक्स रहेगा। शाफ्ट हमारी इनर रेस में है तो अपने साथ इनर रेस को भी घुमाएगी, बॉल को भी घुमाएगी, लेकिन आउटर जो रेस है हमारा वो हाउसिंग के साथ फिक्स रहेगा, वो घूमता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भाई कि आउटर रेस होता है जो हमारा घूमता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए जो बॉल है, बॉल को यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट लिख रखा था, बॉल कहिए या रोलिंग एलिमेंट कहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है। एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में देखिए एल्युमिनियम वाला मिश्र धातु बियरिंग में क्या कहाँ यूज किया जाता है, तो हमने बात किया था एल्युमिनियम मिश्र धातु वाली जो बियरिंग होती है वो हमारे जहाँ पे हार्ड जर्नल हो, जहाँ पे हार्ड जर्नल होता है उसी केस में हम लोग यूज करते हैं। तो वही कह रहा है कि बियरिंग और जर्नल के बीच, जर्नल क्या है तो हमने बात किया था जो शाफ्ट का हिस्सा बियरिंग के अंदर रहता है ओवरलैप करता है उसी को जर्नल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। बियरिंग हो गया और इस पे बॉल वगैरह हो जाएंगे जो भी रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, शाफ्ट को लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि जब इसमें शाफ्ट लगाया जाएगा, यहाँ पे जब शाफ्ट को लगाया जाएगा तो शाफ्ट के बीच और ये जो हमारा क्या है बियरिंग हो गया, और जो जनरल मतलब शाफ्ट जो इसके अंदर ओवरलैप करेगा, शाफ्ट का जो हिस्सा बियरिंग के अंदर ओवरलैप करता है उसी को जनरल करते हैं। तो यहाँ पे शाफ्ट और बियरिंग और शाफ्ट के बीच में जो ओवरलैप वाला हिस्सा है वहां पर थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है। तो वही अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, वो क्लियरेंस इसलिए दिया जाता है ना कि जब यह इसके अंदर चलेगा तो कोई चीज किसी के साथ चलेगा, हल्का सा क्लियरेंस क्या फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर क्लियरेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो शाफ्ट या फिर बियरिंग हल्का सा क्या होगी, क्या कहते हैं हीट पा करके वो फैल जाएगा और यहाँ पे जाम हो जाएगा, बियरिंग खराब हो जाएगी, बियरिंग क्या होगी शाफ्ट के साथ जाम हो जाएगी और खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा शाफ्ट का जनरल वाला हिस्सा मतलब जो ओवरलैप कर रहा है और जो बियरिंग है इनके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस रखते हैं कि जब वहां पे क्या हो हल्का फुल्का प्रसार भी हो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, तो वह उसके साथ जाम ना हो और हमारी बियरिंग लगातार काम करती रहे, खराब ना हो। मतलब ऑप्शन डी देखिए जो यहाँ पे दे रखा है हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब थर्मल की वजह से, हाई थर्मल की वजह से मतलब उच्च उष्मा की वजह से क्या हो एक्सपेंशन, जब प्रसार हो भाई ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारे शाफ्ट वगैरह में प्रसार होता है बियरिंग में, तो वहाँ थोड़ा सा क्लियरेंस रहेगा तो वह उनके आपस में खराब नहीं होंगी, जाम नहीं होंगी, वह हमारा लगातार प्रॉपर काम करती रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों को एक साथ गुच्छक होना कैसे रोका जाता है। देखिए ये अभी बात हुई हमारी कि भाई ये बियरिंग होती है, हमारी बियरिंग हो गई, बियरिंग के ऊपर क्या हो गया रोलर, बियरिंग सॉरी बॉल हो सकता है या रोलर हो सकता है, और इनके ऊपर हमारा आउटर रेस होता है, मतलब इनर रेस आउटर रेस, और इस पे हमारी क्या बॉल, और बॉल के एक दूसरे से बराबर दूरी पे अलग अलग रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है हमने इसकी भी बात किया था कि इस तरह से रहता है या बॉल को अलग अलग दूरी पे बनाए रखता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो यह जो होता है हमारा बॉल केज रिटेनर या सेपरेटर, जो कि प्लास्टिक पीतल या फिर स्टील के बने होते हैं। ये क्या करते हैं बॉल के एक जगह गुच्छा होने से इकट्ठा होने से रोकते हैं, बॉल को बराबर दूरी पे बनाए रखते हैं। ठीक है, इस तरह से बंधे रहते हैं तार टाइप का। तो ये पूछा है कि बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों को मतलब जो रोल करने वाले तत्व चाहे वह हमारे क्या हो बॉल हो चाहे रोलर हो, एक साथ गुच्छक होना कैसे रोका जाता है, तो बाई केज। ठीक है, बाई ग्रुप्स, ग्रुप्स का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, बाई आउटर रेस, आउटर रेस तो हाउसिंग के साथ फिक्स है, इनर रेस शाफ्ट के साथ फिक्स है, ग्रुप्स तो हम लोग गहरा इसलिए काट देते हैं कभी कभी होता है ना भाई उसमें, ताकि बॉल आसानी से रुके रहे इधर उधर ना जाए,
आराम से एक लाइन में बने रहे, उसके लिए बराबर दूरी पे बने रहे, एक जगह इकट्ठा ना, उसके लिए क्या होता है, बाई केज। ऑप्शन ए सही जगह, बाल केज कहते हैं ना, तो बाई केज कहिए या रिटेनर या सेपरेटर जो भी दिया जाता है, यहाँ पे बाई केज ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है कि पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड रहेगा, यहाँ पे बेंड नहीं होगा, यहाँ पे सोने की बात नहीं हो रही, बेंड की बात हो रही है। बेंड पर विचलन कोण कितना होता है? देखिए पाइप के कार्य में जो हम लोग पाइप फिटिंग होगा, जो एल्बो यूज करते हैं ना, एक तो एल्बो होता है इस टाइप से, क्या होता है, एल्बो होता है। एल्बो का जो होता है ना, यह जो एंगल होता है कितना रहता है जनरली, 90 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 90 डिग्री होता है। और एक हमारा ऑफसेट वाला आता है, क्या आता है, ऑफसेट एल्बो आता है। तो इसका जो एंगल रहता है वो क्या आता है, 45 डिग्री रहता है। तो दो होते हैं एल्बो, एक 90 डिग्री वाला और 45 डिग्री वाला। तो वही एल्बो और बेंड पर हम लोग विचलन कोण कितना देते हैं, तो इन पे हम 90 डिग्री वाला देते हैं और 45, और कोई नहीं, 90 और 45 दो यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर वॉल से पानी के प्रवाह को कैसे रोका जाता है? देखिए यहाँ पे फिगर नहीं दिया था क्वेश्चन में, फिगर मैंने अलग से ले रखा है ताकि आपको पता चले ना कि स्टफिंग बॉक्स है क्या। मैं ऐसे ही बता दूं कि स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर वॉल से पानी के प्रवाह को कैसे रोका जाता है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, आप भी खुशी खुशी चले जाओ, मैं भी चला जाऊं, बस काम खत्म। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये स्टफिंग बॉक्स है तो क्या, और हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, कि पहले हमारा फिगर हम देखेंगे कि भाई किसमें क्या क्या चीजें हैं, कि किसको क्या कहते हैं। यह एक टोटी होगी, हमारे पास क्या नल है, टोटी है, इसके पहले सारे पार्ट के नाम, जैसे ये सबसे ऊपर जो पार्ट है इसको क्या, तो भाई ये हमारा क्या है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा हैंडल कहलाएगा, जिसको पकड़ के घुमाते हैं हैंडल, और इस पे जिस पे थ्रेड कटा रहता है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पिंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह जस्ट इसके ऊपर ये जो आता है ऐसा नट जैसा, इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंड नट कहते हैं, ग्लैंड नट। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, इसको अभी आप पूछ रखा है, तो ये हमारा क्या होता है, यह होता है हमारा स्टफिंग बॉक्स। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूं, ठीक है, क्या होता है, स्टफिंग बॉक्स, या फिर पैकिंग भी बोलता है कहीं कहीं, क्या बोलता है, पैकिंग। स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग बोला जाता है। ये वाला जो हिस्सा जो इसको पूछ रखा है, ये हमारा क्या होता है, तो इसको बोनट बोलता है, क्या बोलता है, बोनट। इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे, यह वाला जो हिस्सा है जो कि हमारे स्पिंडल पे लगा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, तो यह होता है मेटल डिस्क होल्डर, या वाल्व डिस्क भी बोलता है, क्या बोलता है, मेटल का डिस्क रहता है गोल सा ना, इसलिए मेटल डिस्क होल्डर बोलते हैं, या फिर वाल्व डिस्क भी बोला जाता है, वाल्व डिस्क। इसी के ऊपर जो नीचे, सॉरी इसी के जस्ट नीचे ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये हमारा वाशर होता है, क्या होता है, वाशर लगा होता है, जिससे पानी लीक ना हो। वाशर हमारा जैसे मेटल का हिस्सा रहेगा तो वहां से पानी लीक कर जाएगा, रिसाव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वाशर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, वाशर बोलते हैं। और यह वाशर किसका होता है, तो यह वाशर होता है, ठीक है, वाशर होता है हमारा किसका, लेदर का, लेदर का होता है, या फिर रबर, सॉरी लेदर का, या फिर रबर का, या फिर फाइबर का। ठीक है, लेदर, रबर या फाइबर का वाशर होता है हमारा। तभी लेदर रबर का वाशर रहेगा तो जब हम लोग नट को टाइट करेंगे तो मेटल पे आकर के बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा, और वहां से उसको पानी को लीक नहीं होने देगा, रिसाव नहीं होने देगा। और देखिए यह मेटल डिस्क होल्डर हो गया, इसके ऊपर हमारा यह क्या लग गया, वाशर लग गया। अब यह वाशर इसमें से टाइट डालेंगे तो गिर जाएगा ना, रुकेगा कैसे, तो उसको रोकने के लिए यह नट नीचे टाइट किया जाता है इस स्पिंडल पे, यहाँ पे नट टाइट करते हैं जिससे ये इसमें टाइट रुका रहे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे वाशर नट, क्या बोलेंगे, वाशर नट। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे रिटेनिंग नट भी बोल देता है, रिटेनिंग नट भी बोल देता है, वाशर नट या रिटेनिंग नट बोल देता है। ठीक है, उसके बाद यह वाला हिस्सा जिस पर यह वाल्व ला करके बैठा हुआ है, यह वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, देखिए यह जो वाल्व है इसको बैठने के लिए आ जाएगा। भाई वाल्व कहाँ बैठेगा, तो इधर और इधर, ये दो जगह पे आके बैठा हुआ है, तो वाल्व, सॉरी ये वाशर, तो वाशर जहां पे आकर के बैठता है उसको क्या, वाल्व सीट कहते हैं, वाल्व वाशर, तो वाल्व सीट, मतलब उसको बैठने के लिए स्थान मिल रहा है, सीट मिल रहा। और यह जो लास्ट में दे रखा कि यह क्या है, तो टैप की बॉडी है, मतलब टोटी की बॉडी है, टैप बॉडी कह सकते हैं, टोटी की बॉडी है।
ये सारे पार्ट के नाम हो गए, ठीक है, सारे पार्ट के नाम रहेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ देखिए बोला क्या, स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है। देखिए स्टफिंग बॉक्स की बात किया है, यहाँ पे देखिए स्टफिंग बॉक्स कौन सा, तो हमने बताया था यह वाला जो हिस्सा होता है ना, जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे, यह तो ग्लैंड नट है, इसके जस्ट नीचे ब्लैक वाला हिस्सा, यही हमारा क्या स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग कहते हैं। स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग, क्योंकि जैसे जब हमारी टोटी मान लीजिए आपने खोल लिया, जब खोल लिया आप, तो पानी इधर से इधर जब जा रहा है तो पानी इधर भी आएगा। पानी यहाँ पे अब चूंकि मेटल है, थ्रेड है, तो थ्रेड में से पानी इससे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ से पानी लगेगा बाहर फेंकने, इधर से भी पानी बाहर फेंकेगा, इधर से भी फेंकने लगेगा, तो वो पानी बाहर ना फेंके, इसके लिए यहाँ पे क्या स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग। क्वेश्चन हमने वही पूछा कि स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर वाल्व से पानी को प्रवाह कैसे, भाई इधर से पता चला पानी इधर फेंक रहा, बाहर इधर पानी बाहर फेंकने लगा, आप चालू करें इधर भी पानी गिर रहा है और स्टफिंग बॉक्स के यहाँ से भी चारों तरफ पानी फेंक रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, स्पिंडल को बदलकर, नहीं स्पिंडल को तो तब बदलते जब हम नल को टाइट कर रहे होते और वो टाइट ही ना हो, बार बार स्लिप होता रहे। हम क्या करते, हैंडल को घुमा रहे होते और पता चला हमारा नल टाइट ही नहीं हो रहा, कहीं पे एक होता है एक बार टाइट हो जाता फिर नहीं घूमता, लेकिन नल टाइट नहीं हो रहा, वो लगातार घूम रहा है, स्लिप हो रहा है, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग रिप्लेस द स्पिंडल करते हैं। रिप्लेस द स्पिंडल का मतलब क्या है कि स्पिंडल को बदल करके, तो जो यहाँ पे दे रखा है इस केस में हमें स्पिंडल को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है हमारा, स्पिंडल को बदल करके, ठीक। हैंड व्हील को कसना, तो वही बात होगी, हैंड व्हील को हम लोग टाइट करते रहेंगे, तो वो तो टाइट करने की बात तब आती है जब यहाँ पे वो स्लिप करता। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि चारों ओर से देखिए यहाँ से पानी बदल निकल रहा है ना, इसका मतलब एक ही चांस हो सकता है कि जो हमारी ये पैकिंग थी, हमारे यहाँ पे क्या थी, जो पैकिंग थी या स्टफिंग बॉक्स से जो पैकिंग था इसका, वो क्या हो गया, खराब हो गया होगा। जब पैकिंग खराब रहेगी तो पानी क्या होगा, यहाँ थ्रेड से रिश्ते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से बाहर फेंकने लगेगा। अगर पैकिंग सही रहती तो नहीं फेंकता। तो दो रीजन होगा, या तो यह पैकिंग खराब होगी, या तो स्टफिंग बॉक्स का जो नट है, नट जो यहाँ टाइट किया जा रहा ताकि अच्छे से दबा रहे, तो या तो स्टफिंग बॉक्स का, सॉरी स्टफिंग बॉक्स का जो स्क्रू है, तो स्टफिंग बॉक्स का या तो स्क्रू जो है वो टाइट नहीं होगा, स्टफिंग बॉक्स का स्क्रू टाइट नहीं होगा, या तो यहाँ पे जो हमारा स्टफिंग बॉक्स में जो पैकिंग थी ना, तो स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग खराब हो गया होगा। तो हम लोग इसको सही कैसे करेंगे जब उधर पानी फेंक रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पैकिंग विथ एस्बेस्टॉस है, कि एस्बेस्टॉस हैम के साथ पैकिंग को लगाएं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सही बात है, यहाँ ये पैकिंग खराब होगी, इस पैकिंग को अगर हम एस्बेस्टॉस हैम के साथ पैकिंग को लगा देंगे तब यहाँ पे क्या होगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि पाइपलाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले हम सोचेंगे कि रेड्यूसर क्या है, ठीक है। रेड्यूसर क्या होता है, देखिए रेड्यूसर नाम से ही पता चला है, रेड्यूस, रेड्यूसर का मतलब क्या, रिड्यूस मतलब एक साइड का साइज ज्यादा और एक साइड का साइज कम, क्या होगा हमारा, रेड्यूसर हो गया। भाई पहले मान लीजिए इधर हमारा 2 mm सॉरी मान लीजिए 2 इंच है और इधर आधा इंच हो गया, तो क्या हो गया, साइज रिड्यूस हो गया, तो इसी को रेड्यूसर कहते हैं। जो पाइप की साइज को कम करना हो, एक साइड ज्यादा एक साइड कम करना हो, तो वहां बीच में रेड्यूसर लगा करके पाइप की साइज को कम किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेड्यूसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, पाइपलाइनों में एसेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या है, तो हमें इससे पहले थोड़ा सा सर्कल के बारे में जानेंगे ना। 2 सर्कल होता है, एक होता है क्या इसेंट्रिक, एक होता है हमारा इसेंट्रिक, और दूसरा होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब उत्केंद्री होता है, मतलब ऐसा वृत्त जिसका सेंटर अलग अलग हो उसे उत्केंद्री कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब संकेंद्री, संकेंद्री। इस हिंदी वाले से आप याद रख सकते हो, सन केंद्री, स का मतलब समान मान लीजिए, केंद्र का मतलब केंद्र, मतलब ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र समान है, 2 या 2 से अधिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। सभी वृत्त का केंद्र अगर एक ही है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और अलग अलग है तो इसेंट्रिक। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, एक वृत्त यह मैंने बना दिया और एक वृत्त यह बना दिया मैंने। देखिए इस वृत्त, बड़े वाले वृत्त का सेंटर कहाँ आ जाएगा, लगभग बड़े वाले वृत्त का लगभग सेंटर हमारा इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। छोटे वृत्त का सेंटर यहाँ आ जाएगा। मतलब इन दोनों सर्कल का देखिए, 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या अलग अलग है, इसेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, यह बड़ा वाला एक वृत्त हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया। दोनों का सेंटर देखिए, तो दोनों का सेंटर हमें क्या होगा, सेम मिलेगा। जो बड़े वाले वृत्त का सेंटर वही छोटे वाले वृत्त का सेंटर, जब दोनों का सेंटर सेम हो तो संकेंद्री कहलाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब रेड्यूसर की बात करेंगे। तो मैंने सर्कल थोड़ा समझाया आपको जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। अब यहाँ क्वेश्चन में था ना इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, तो यह फिगर दे रखा है ना, यह हमारा इसेंट्रिक का। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा।
इसेंट्रिक रिड्यूसर है हमारा, ठीक है। इसेंट्रिक रिड्यूसर है। एसेंट्रिक का मतलब क्या, उत्केंद्री वाला, जिनके केंद्र अलग अलग हो। और यह वाला जो फिगर है ये कॉन्सेंट्रिक का है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, ठीक है। मतलब सन केंद्री। सन केंद्री का मतलब मैंने आपको बताया था, जिनका केंद्र क्या हो, समान हो। ठीक है, चलिए, तो यह दोनों चीजें हो गई। देखिए इसेंट्रिक वाले में क्या है, उसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सेम रहता है, मतलब एक लाइन ठीक रहती है, दूसरी लाइन जो होती है हमारी ऐसे जाती है, फिर आगे वाला थोड़ा सा उसका साइज अलग हो जाएगा। मतलब इसका देखिए साइज इतना हो गया और इसका साइज इतना हो गया, तो ये रिड्यूसर हो गया, साइज को रिड्यूस कर दिया। लेकिन बड़े वाले देखिए साइज जो इसका सेंटर हमारा क्या होगा, तो इसका सेंटर यह जाएगा, ठीक है। और जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर यह जाएगा। दोनों का सेंटर क्या अलग अलग है, इसका मतलब यह जो रिड्यूसर है, कौन सा रिड्यूसर है, ये इसेंट्रिक रिड्यूसर है। कौन सा रिड्यूसर है, यह इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक रिड्यूसर हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक कब होगा, तो उसमें दोनों साइड से, मतलब जैसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया या नीचे वाला हिस्सा हो गया, तो जब दोनों साइड से, इधर से भी रिड्यूस हो और इधर से भी रिड्यूस हो, दोनों साइड से जब रिड्यूस होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक हो जाता है। इसमें एक ही साइड से ऊपर वाली लाइन सीधी सी, बस नीचे से रिड्यूस हुआ था। इन दोनों का देखिए सेंटर क्या होगा, दोनों का जो सेंटर है वो सेम मिल जाएगा, दोनों का सेंटर सेम, तो क्या हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। अब दूसरी चीज होता है किसको किस पोजीशन में यूज करते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रिक वाला रिड्यूसर होता है ना, इसको हम लोग हमेशा कहाँ यूज करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में। कॉन्सेंट्रिक वाला हमेशा वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन मतलब जब कभी भी पाइप हमारी कोई क्या ऐसे खड़ी अवस्था में ऊपर से नीचे को आ रही है, वर्टिकल में खड़ी अवस्था में आ रही है, तब हम वहां पे कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज करेंगे, अगर रिड्यूसर की जरूरत पड़ेगी तो। और इसेंट्रिक का कब यूज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब जब पाइप हमारी कहीं दीवार में ऐसे ऐसे काट के, जब पाइप को काट के ऐसे ऐसे लगाया जा रहा हो तो इसेंट्रिक वाला, जब पाइप को खड़ी अवस्था में लगाया जा रहा हो तो कॉन्सेंट्रिक वाला रिड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था इसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है, तो हमने क्या होता है, इसेंट्रिक वाला हमेशा हॉरिजॉन्टल में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कब होता, जब कॉन्सेंट्रिक का पूछता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है कि मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से जल्दी से देख लेते हैं, इसके पार्ट का नाम क्या है। या ऊपर वाला हमारा हैंडल था, ऊपर वाला क्या था, हैंडल था। इसके जस्ट नीचे हमारा स्पिंडल था, स्पिंडल। इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो यह क्या था, हमारा ग्लैंड नट, ग्लैंड नट। इसके जस्ट नीचे आ जाएगा या ब्लैक वाला जो हिस्सा या स्टफिंग बॉक्स था, स्टफिंग बॉक्स, या फिर इसी को हम लोग पैकिंग कह रहे थे, क्या, पैकिंग। उसके जस्ट नीचे आ जाए यह जो हिस्सा, इसको बोनट बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे यह जो हिस्सा है मेटल डिस्क होल्डर, मेटल डिस्क होल्डर, या फिर इसको वाल्व डिस्क भी बोला जाता है, क्या, वाल्व डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वाल्व डिस्क पे जो ब्लैक वाला हिस्सा लगा है, यही क्या है, हमारा वाशर है, जो पानी को लीकेज होने से रोकता है, क्या है, वाशर है। और वाशर किसका होगा, यह भी हमने बात किया था, रबर का, लेदर का, ठीक है, फाइबर का। इतना हो गया। इसके बाद यह जो वाशर है, वाशर को इस मेटल डिस्क होल्डर पे रोकने के लिए इसमें से गिरे ना, यानी कि नट लगाया जाता है। इस नट को क्या कहते हैं, वाशर नट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाशर नट। या फिर रिटेनिंग नट भी कहीं कहीं बोल देता है, रिटेनिंग नट। चलिए अब इसके बाद क्या, यह वाला जो हिस्सा है जहां पे यह वाल्व वाशर आकर के बैठ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, यह वाल्व सीट। कि भाई वाल्व पे वाशर लगा, उसको बैठने की जगह मिल रही, तो वाल्व सीट कहलाता है। इसको यहां लिख लेते हैं, क्या कहलाता है, वाल्व सीट कहलाता है। और यह जो लास्ट में है हमारा क्या होती है, टैप बॉडी हो जाती है, क्या हो जाती है, टैप बॉडी। ये तो सारे पार्ट के नाम हो गए, हमने पहले भी देखा था।
यहाँ पूछा है कि भाई मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी की टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है। मजबूती से बंद मतलब आपने बिल्कुल टाइट बंद कर दिया, इस हैंडल को घुमाया बिल्कुल टाइट, यहाँ बंद हो चुका है। यार भाई देखिए पानी यहाँ से आएगा, पानी हमारा क्या है, पानी यहाँ से आएगा और इधर से फिर बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन पानी जब यहाँ पे आया तो यहाँ से ऊपर जाता, जब ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पानी यहाँ से जाकर के यहाँ बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये पूरी अच्छी से बंद है, अच्छे से बंद है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे वास्तव बिल्कुल अच्छे से बैठा हुआ है, पानी उधर जा ही नहीं पाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जब घर के नल को मजबूती से हमने बंद कर दिया तब भी पानी टप 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 टपक रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे वाशर लगा हुआ है, तो अगर पूरा टाइट करने के बाद भी पानी टपक रहा है, इसका मतलब जरूर है कि यह जो वाशर है हमारा या क्या हो गया होगा, खराब हो गया होगा। भाई जो यहाँ पे हमारा क्या है, जो वाल पे हमारा या जो वाशर लगा हुआ है, इस वाल पे जो वाशर लगा हुआ है, वाशर खराब हो जाएगा, रबर का वाशर है ना भाई, धीरे सड़ जाएगा, पानी में खराब हो जाएगा, पानी लीक करने लगेगा, तो बंद करने के बाद भी बूंद बूंद टपकता रहेगा आपका। तो इसका मतलब क्या करना होगा हमें इस केस में, रिप्लेस वाशर, वाशर को बदल देंगे, ठीक है। रिन्यू टैप स्पिंडल, स्पिंडल को कब ठीक करते हैं, तो देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं, मैं आपको सबको बता दे रहा हूं, आप ध्यान रखिए, आगे क्वेश्चन करने में सॉल्व होगा। एक अभी क्लियर समझना कि अगर हम हैंडल को बंद कर दें, हैंडल के बंद करने के बाद भी अगर पानी टपक रहा है तो वाशर खराब है, वाशर बदलना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। अब अगला क्या हो सकता है, अगला ये हो सकता है कि हम जब हैंडल को टाइट करेंगे, ठीक है, हैंडल को घुमा रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, बार बार स्लिप कर रहा है। हम लोग हैंडल को घुमा रहे हैं लेकिन वो टाइट नहीं हो रहा है, बार बार स्लिप हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, इसका मतलब जरूर जो यहाँ पे स्पिंडल पे थ्रेड कटी हुई है ना, यह खराब हो गई होगी, स्पिंडल का थ्रेड खराब हो गया होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। भाई स्लिप क्यों करेगा, थ्रेड जब घिस जाती है तो चूड़ी मिस हो जाती है, तो घूमता रहता है ना, टाइट ही नहीं होता है। तो वही चीज हम हैंडल को घुमा रहे हैं और नल टाइट ही नहीं हो रही है, बार बार स्लिप कर रहा है, इसका मतलब जरूर स्पिंडल का थ्रेड खराब हो गया है। दो चीजें पता चली कि एक बार जब टाइट करने के बाद पानी टपक रहा है तब क्या हो सकता है, तब वाशर खराब होगा, और टाइट हो ही नहीं रहा है, बार बार स्लिप कर रहा है, तब क्या दिक्कत होगी, तब इसकी स्पिंडल की थ्रेड घिस गई होगी। और एक चीज होता है कि जब हम लोग क्या करें, यहाँ पे स्टफिंग बॉक्स के यहाँ से जब पानी फेंकना शुरू कर दें, आपकी नल बंद है लेकिन या आप नल खोल रखे हो, तो कहां से आपका पानी, स्टफिंग जो बॉक्स है यहाँ पे ना, स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग है, इसके चारों तरफ से पानी फेंक रहा है, तब क्या रीजन हो सकता है, मतलब स्पिंडल के चारों तरफ से या स्टफिंग बॉक्स के यहाँ से पानी चारों तरफ अगर फेंक रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टफिंग बॉक्स की पैकिंग है वह खराब हो गई है। क्या हो गया है, स्टफिंग बॉक्स की जो यह पैकिंग है, पैकिंग हमारी क्या होगी, पैकिंग खराब हो जाएगी तो पानी हमारे इधर उधर फेंकने लगेगा, तो इसका मतलब है कि स्टफिंग बॉक्स की पैकिंग खराब हो गई है, या फिर कह लीजिए इसका स्क्रू टाइट नहीं है, स्टफिंग बॉक्स का स्क्रू टाइट नहीं है, या फिर उसकी पैकिंग खराब हो गई है। कब, जब स्टफिंग बॉक्स के यहाँ से चारों तरफ पानी फेंकता है तब। 3 हो गए। चौथा चीज ये होता है कभी कभी कि जब हमारा क्या होता है, जब हम नल को खोलते हैं ना तो पानी की आवाज थोड़ी तेज आती है, मतलब पानी अगर तेज आवाज कर रहा है, नल को खोलने पे क्या पानी का अगर आवाज तेज आ रहा है तो वो किस वजह से हो सकता है, नल को खोलने पर अगर पानी की आवाज, तेज पानी की आवाज आती है तो वह किस वजह से हो सकती है, तो वह होता है कि यह जो हमारा, इसको क्या मेटल डिस्क होल्डर कहते हैं, वाल्व डिस्क कहते हैं, तो वाल्व जो हमारा ढीला होगा स्पिंडल पे, तो क्या होगा जब आप थोड़ा पानी खोलोगे तो पानी प्रेशर से जाएगा तो इसमें टकराएगा, तो वो वाल्व हमारा ऊपर नीचे हिलेगा तो आवाज करेगा, तो पानी की आवाज भी, क्योंकि पानी की आवाज एक बार टकराएगी ऊपर नीचे होगा तो पानी का आवाज बदलेगा, तो पानी का आवाज तेज आएगा। कब तेज आएगा, जब हमारा यह वाल्व डिस्क क्या हो, यहाँ पे स्पिंडल पे ढीला हो, या तो इस पे जो लगा हुआ वाशर है यह ढीला हो, या तो वाल्व हमारा ढीला है या वाल्व पर लगा हुआ वाशर ढीला, दोनों में से कोई भी ढीला होंगे तो पानी से टकरा के वो हिलेंगे और आवाज करेगा। तो जब बोलेगा कि भाई अगर टोटी खोलने पे तेज आवाज आ रही है तो वह रीजन क्या हो सकता है, तो आप ये बोलोगे कि वह रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे वाल्व ढीला होगा, या तो या वाल्व पे जो वाशर है वह ढीला होगा। 4 चीजें पता चली, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा कि हमें 4 चीजों पे ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है, पहला ये, अगर बोले स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर से या स्क्रू के चारों तरफ से पानी फेंक रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, तो स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग खराब हो सकता है, या फिर स्टफिंग बॉक्स का स्क्रू टाइट नहीं है, ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस ये बोलेगा कि स्पिंडल को हम टाइट कर रहे हैं, लगातार घुमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्लिप कर रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, स्पिंडल को हैंडल को लगातार घुमा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, स्पिंडल टाइट नहीं हो रहा, वो लगातार स्लिप कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है, तो इसका मतलब जो स्पिंडल में थ्रेड कटी हुई है यह घिस चुकी है, खराब हो चुकी है। 2 चीजें पता चल गई, तो स्पिंडल बदल देंगे उस केस में। 2 चीजें। तीसरा क्या कहेगा कि जब हमने स्पिंडल को बिल्कुल टाइट बंद कर दिया है
स्पिंडल को बिल्कुल टाइट बंद कर दिया है, फिर भी पानी टपक रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पिंडल को टाइट बंद करने के बाद भी अगर पानी टपक रहा है, इसका मतलब जरूर है कि जो यहाँ पे वाशर लगा हुआ है वह रबर लेदर फाइबर का होता है, वह सड़ गया, खराब हो गया है, जिस वजह से पानी लीक कर रहा है और पानी टपक रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि टोटी के मजबूत बंद होने के बाद भी अगर पानी टपक रहा है, इसका मतलब वाशर खराब है, वाशर को बदल देंगे। 3 केस हो गए। चौथा केस कि नल को खोलने पर अगर तेज आवाज आती है, नल को खोलने पे अगर तेज आवाज आती है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? पानी की अगर तेज आवाज आ रही है तो इसका मतलब है जो यह वाल्व है, वाल्व डिस्क है, जो यह वाल्व है या तो वाल्व ढीला है या तो इस पर जो वाशर लगा हुआ है यह ढीला है, इस वजह से आवाज तेज आ रही है, तब उसको टाइट करेंगे। तो ये 4 केस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने चारों आपको बता दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो वगैरह कैसे लग रही है, चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही है, या फिगर वाला तरीका कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह मैं वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।